स्वधर्म आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय राजनीति के एक ऐसे स्तंभ पर गहराई से चर्चा करेंगे जो हमारे लोकतंत्र की नींव को मजबूत रखता है, भारतीय न्यायपालिका। बिल्कुल। हम सिर्फ तथ्यों को नहीं रटेंगे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालतों तक की पूरी व्यवस्था के पीछे की सोच, उनकी शक्तियों और उनके काम करने के तरीके को समझेंगे। और ये एक ऐसा विषय है जिससे एस्पिरेंट्स अक्सर थोड़ा घबराते हैं। मतलब इतने सारे अनुच्छेद, इतने सारे केस। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आज हमारा मिशन इसे सरल बनाना है और ये समझना है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक अदालत नहीं, बल्कि संविधान का संरक्षक कहा जाता है। और ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए कितना जरूरी है, ये तो हम सब जानते ही हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस वैचारिक यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहिए, ताकि आपकी समझ पूरी तरह स्पष्ट हो। और हाँ, स्वधर्म आईएएस एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू कहाँ से करें? शुरू कर पर हैं सबसे ऊंची चोटी से, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, द सुप्रीम कोर्ट। संविधान का भाग 5 और अनुच्छेद 124 से 147 तक सब कुछ इसी के बारे में है। अच्छा, तो शुरुआत में जब 1950 में संविधान लागू हुआ, तब सुप्रीम कोर्ट में कितने जज थे? उस समय एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे, बस 8। काफी कम। हाँ, लेकिन संविधान निर्माताओं ने भविष्य की जरूरत को समझा और संसद को ये शक्ति दी कि वो कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सके। और संसद ने इस शक्ति का इस्तेमाल किया भी है? हाँ, समय समय पर। आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 न्यायाधीश हैं, एक भारत के मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं सबसे विवादास्पद सवाल आता है। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति आखिर होती कैसे है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। प्रक्रिया है कॉलेजियम प्रणाली, और ये प्रणाली हमेशा से बहस का केंद्र रही है। हाँ, क्योंकि इसे अक्सर जजों द्वारा जजों की नियुक्ति की व्यवस्था कहा जाता है, जो थोड़ी अपारदर्शी लगती है। सही। पर हम इस व्यवस्था तक पहुंचे कैसे? इसका जिक्र तो संविधान में सीधे तौर पर है नहीं, है ना? बिल्कुल सही सवाल। इस प्रणाली का विकास किसी कानून से नहीं, बल्कि खुद सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की एक श्रृंखला से हुआ है। अच्छा, जिन्हें 3 जजेस केसेस कहते हैं। हाँ, वही। इसे समझने के लिए हमें उन 3 ऐतिहासिक मामलों को देखना होगा। पहला था प्रथम न्यायाधीश मामला 1982 का। उसमें क्या हुआ था? उसमें कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श मतलब कंसल्टेशन का अर्थ उनकी सहमति नहीं है। ओह अच्छा, तो उसका मतलब सरकार के पास ज्यादा शक्ति थी? हाँ, कार्यपालिका के पास नियुक्ति में ज्यादा शक्ति थी। लेकिन ये व्यवस्था फिर बदली। वो कैसे? ये बदली द्वितीय न्यायाधीश मामले में 1993 में। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पुराने फैसले को पलट दिया। मतलब कोर्ट ने परामर्श शब्द की नई व्याख्या की और कहा कि इसका मतलब सहमति ही है, और यहीं से उस कॉलेजियम प्रणाली की नींव पड़ी जिसे हम आज जानते हैं। और इसी केस में ये भी तय हुआ था कि सबसे वरिष्ठ जज ही सीजेआई बनेंगे। बिल्कुल, ये परंपरा भी इसी मामले में स्थापित हुई। ठीक है, तो फिर तीसरे मामले की जरूरत क्यों पड़ी? तीसरा न्यायाधीश मामला 1998 में इस प्रक्रिया को और मजबूत करने के लिए आया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मुख्य न्यायाधीश को अकेले ही सिफारिश नहीं करनी चाहिए। अच्छा। उन्हें ये सिफारिश सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के एक समूह यानी कॉलेजियम से विचार विमर्श के बाद ही राष्ट्रपति को भेजनी चाहिए। इस तरह आज की कॉलेजियम प्रणाली ने अपना वर्तमान स्वरूप लिया। लेकिन सरकार और न्यायपालिका के बीच ये खींचतान यहीं खत्म नहीं हुई। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग मतलब एनजेएसी का भी तो एक प्रयास हुआ था। बिल्कुल, 2014 में संसद ने 99वें संविधान संशोधन के जरिए एनजेएसी की स्थापना की। उसका उद्देश्य था कि नियुक्ति प्रक्रिया में थोड़ी पारदर्शिता बढ़े, है ना? कार्यपालिका को भी शामिल करने की बात थी। हाँ, लेकिन ये एक बहुत बड़ा टकराव बन गया। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को ही असंवैधानिक घोषित कर दिया। और इसका आधार क्या बताया कोर्ट ने? ये तो बहुत बड़ा फैसला था। इसका आधार था संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर। कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान की एक मूल संरचना है और एनजेएसी इसमें कार्यपालिका का दखल बढ़ाकर इस स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। तो एक तरह से न्यायपालिका ने अपनी स्वायत्तता को बचाने के लिए ये कदम उठाया। हाँ, ये फैसला सिर्फ एक कानूनी निर्णय नहीं था, ये न्यायपालिका द्वारा अपनी स्वायत्तता की एक शक्तिशाली घोषणा थी। अच्छा, तो ये तो हुई नियुक्ति की प्रक्रिया।
पर इस पद के लिए योग्य कौन है? मतलब योग्यताएं क्या हैं? सबसे पहली शर्त तो है कि व्यक्ति भारत का नागरिक हो। ये तो स्वाभाविक है। और इसके अलावा 3 में से कोई एक शर्त पूरी करनी होती है। या तो व्यक्ति कम से कम 5 साल तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, ठीक है। या फिर कम से कम 10 साल तक किसी उच्च न्यायालय में वकालत की हो। और एक तीसरी शर्त भी है जो बहुत कम इस्तेमाल होती है। हाँ, जो बहुत दिलचस्प है कि व्यक्ति राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो, अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। हालांकि आज तक इस श्रेणी से किसी की भी नियुक्ति नहीं हुई है। क्या न्यायाधीश बनने के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा भी है? नहीं, संविधान में कोई न्यूनतम आयु नहीं है, पर जो योग्यताएं हैं उन्हें पूरा करने में ही काफी समय लग जाता है। और रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष है। हाँ, 65 वर्ष। और उन्हें पद से हटाना वो तो लगभग असंभव जैसा है। हाँ, और ऐसा शायद जानबूझकर किया गया है ताकि न्यायाधीश बिना किसी डर या दबाव के काम कर सके। बिल्कुल, उन्हें केवल साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है, और प्रक्रिया वो बहुत ही कठिन है। दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना जरूरी है। सही। और आज तक सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है, जो उनकी स्वतंत्रता के कवच को दिखाता है। अच्छा, तो अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों पर, मतलब जुरिस्डिक्शंस पर। ये मेंस के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, सबसे पहले आता है मूल क्षेत्राधिकार, मतलब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, अनुच्छेद 131। इसका सरल शब्दों में क्या मतलब है? इसका सरल मतलब है कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनकी सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही शुरू हो सकती है, किसी निचली अदालत में नहीं। जैसे कि संघीय विवाद? बिल्कुल, जैसे केंद्र और किसी राज्य के बीच का झगड़ा, या 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद। यहाँ सुप्रीम कोर्ट एक अंपायर की भूमिका में होता है। ठीक है। और दूसरा है रिट क्षेत्राधिकार, रिट जुरिस्डिक्शन, अनुच्छेद 32 के तहत, और ये बहुत खास है। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। बिल्कुल, अगर किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। इसके बाद आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलेट जुरिस्डिक्शन, शायद सुप्रीम कोर्ट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला अधिकार। हाँ, इसका मतलब है निचली अदालतों, खासकर उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनना। इसमें संवैधानिक, दीवानी और आपराधिक हर तरह के मामले शामिल हैं। न्याय की अंतिम उम्मीद। सही। फिर एक अनूठी शक्ति है सलाहकारी क्षेत्राधिकार, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, अनुच्छेद 43। इसमें राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं, है ना? हाँ, सार्वजनिक महत्व के किसी भी कानूनी या तथ्यात्मक प्रश्न पर। लेकिन वो सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी तो नहीं होती, तो फिर उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है किसी विवादास्पद कानून को बनाने से पहले सरकार को एक आधिकारिक न्यायिक दृष्टिकोण देना, ताकि बाद में होने वाले कानूनी विवादों से बचा जा सके। एक तरह का प्रीएम्प्टिव मार्गदर्शन। बिल्कुल। और अंत में अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसके 2 मतलब हैं जहां तक मुझे याद है। हाँ, बताइए। पहला कि इसके सारे फैसले सबूत के तौर पर रखे जाते हैं और उन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। सही। और दूसरा ये कि ये अपनी अवमानना, मतलब कंटेम्प्ट के लिए किसी को भी दंडित कर सकता है। एग्जैक्टली। यह शक्ति ही अदालत के आदेशों का सम्मान और अनुपालन सुनिश्चित करती है। ये न्यायपालिका के दांत हैं, आप कह सकती हैं। अच्छा, तो हमने सुप्रीम कोर्ट को तो समझ लिया, लेकिन भारत एक संघीय ढांचा है। राज्यों में न्याय व्यवस्था कैसे काम करती है? यहीं पर उच्च न्यायालयों की भूमिका आती है, और उनकी शक्तियां कई मायनों में काफी दिलचस्प हैं। नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करते हैं कोलेजियम प्रणाली से, बस कोलेजियम थोड़ा छोटा होता है। हाँ, सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, और शपथ संबंधित राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं। वे 62 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं। यहाँ प्रीलिम्स के लिए एक बहुत बारीक सवाल बनता है। हाँ, उनके वेतन और पेंशन को लेकर। बिल्कुल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन राज्य की संचित निधि से आता है, लेकिन उनकी पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है। इसके पीछे का तर्क क्या है? तर्क है स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। हाँ। ताकि रिटायरमेंट के बाद कोई न्यायाधीश किसी राज्य सरकार के प्रभाव में ना आए, ये सोचकर कि उसकी पेंशन वहीं से आनी है। अच्छा, ये उनकी निष्पक्षता बनाए रखने के लिए है? बिल्कुल, एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण प्रावधान है। अब एक आम धारणा है कि उच्च न्यायालय हर मामले में सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। क्या ये पूरी तरह सच है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही एक दिलचस्प बात है। कुछ मामलों में तो उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा व्यापक है। रिट क्षेत्राधिकार के मामले में? हाँ, बिल्कुल सही।
सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी कर सकता है। ये अधिकार मतलब लीगल राइट के उल्लंघन के लिए भी रिट जारी कर सकता है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि एक आम नागरिक के लिए कई मामलों में न्याय पाने का पहला और ज्यादा शक्तिशाली दरवाजा उच्च न्यायालय ही है। और उच्च न्यायालयों के पास एक और शक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। आप पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार की बात कर रही हैं। सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन। हाँ, वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों के कामकाज की निगरानी करते हैं, जो एक बहुत बड़ी प्रशासनिक शक्ति है। सही। तो अब तक हमने संस्थागत ढांचे को समझ लिया है। चलिए अब उन बड़े न्यायिक सिद्धांतों पर आते हैं जिनके बिना न्यायपालिका की आत्मा को समझना अधूरा है। न्यायिक समीक्षा से शुरू करें, जुडिशियल रिव्यू। हाँ, ये न्यायपालिका की वो शक्ति है जिससे वो विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की संवैधानिकता की जांच करती है। मतलब अगर कोई कानून या सरकारी आदेश संविधान का उल्लंघन करता है तो अदालत उसे अवैध घोषित कर सकती है। बिल्कुल। और केशवानंद भारती मामले के बाद तो इसे संविधान की मूल संरचना का हिस्सा मान लिया गया है। इसे संसद भी नहीं छीन सकती। और इसी शक्ति से जुड़ी है न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म की अवधारणा। हाँ, जब कभी ऐसा लगता है कि विधायिका या कार्यपालिका अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में मतलब नाकाम हो रही हैं, खासकर समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों को लेकर, तो न्यायपालिका आगे बढ़कर एक सक्रिय भूमिका निभाती है। और इसका सबसे शक्तिशाली हथियार है जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। PIL ने तो भारत में न्याय तक पहुंच में एक तरह से क्रांति ला दी है। पहले का नियम था कि केवल वही व्यक्ति अदालत जा सकता है जिसके अधिकारों का हनन हुआ हो। लेकिन PIL ने इस लोकस स्टैंडी के नियम को बहुत ढीला कर दिया। अब कोई भी जनहित में केस कर सकता है। हाँ, जैसे MC मेहता का केस है गंगा नदी के प्रदूषण को लेकर। बिल्कुल, वो एक अकेले व्यक्ति थे लेकिन उनकी याचिका ने एक बहुत बड़ी कानूनी और सामाजिक लड़ाई को जन्म दिया। ये दिखाता है कि PIL सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली हथियार है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कभी-कभी न्यायिक सक्रियता पर न्यायिक अतिक्रमण मतलब जुडिशियल ओवररीच का भी आरोप लगता है। जब न्यायपालिका अपनी सीमाओं को लांघकर विधायिका और कार्यपालिका के नीति निर्माण जैसे क्षेत्रों में सीधे तौर पर हस्तक्षेप करने लगती है। हाँ, जैसे दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लगाना या राष्ट्रीय राजमार्गों के पास शराब की बिक्री पर रोक। कुछ विश्लेषक इसे न्यायिक अतिक्रमण का उदाहरण मानते हैं। उनका तर्क है कि ये काम कार्यपालिका का है, न्यायपालिका का नहीं। तो सक्रियता और अतिक्रमण के बीच की वो महीन रेखा कहाँ है, ये एक बड़ी बहस है। बिल्कुल। अब हम न्यायिक पदानुक्रम में सबसे निचले लेकिन सबसे महत्वपूर्ण स्तर पर आते हैं, अधीनस्थ न्यायपालिका। जिला और सत्र न्यायालय। हाँ, जहां आम आदमी का न्याय से सबसे पहले सामना होता है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से करते हैं। और हमारी अदालतों पर मुकदमों का बोझ बहुत ज्यादा है। तारीख पर तारीख वाली बात एक हकीकत है। इसी समस्या से निपटने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान मतलब ADR तंत्र विकसित किए गए हैं। इनमें सबसे प्रमुख हैं लोक अदालतें। जनता की अदालत। हाँ, ये गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित हैं, जहां आपसी सहमति से विवादों को सुलझाया जाता है। और इनका सबसे बड़ा फायदा है त्वरित और सस्ता न्याय। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि लोक अदालत का फैसला बाध्यकारी होता है और इसके खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती। बिल्कुल, इससे मामलों का अंतिम रूप से निपटारा हो जाता है। इसी तरह पारिवारिक मामलों के लिए परिवार न्यायालय हैं। तो आज हमने भारतीय न्यायपालिका की पूरी संरचना को समझने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक सर्वोच्चता से लेकर लोक अदालतों की जमीनी पहुंच तक रखना और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। एक स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका ही भारतीय लोकतंत्र की असली रीढ़ है। बिल्कुल। और मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए जाते जाते एक प्रश्न पर विचार जरूर करना चाहिए। कौन सा प्रश्न? न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म और न्यायिक संयम जुडिशियल रिस्ट्रेंट के बीच संतुलन बनाए रखना एक जीवंत लोकतंत्र के लिए क्यों आवश्यक है? बहुत अच्छा सवाल है। इस पर मंथन करने से इस विषय पर एक गहरी और संतुलित समझ विकसित करने में मदद मिलेगी। बिल्कुल। तो हमें उम्मीद है कि इस सत्र से आपकी तैयारी को